Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparation for your exam. So now we will discuss the explain Homi K Bhaba's essay. The other question. मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब मैं उनके साथ कुछ ऐसे एसेज यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि उनका मीनिंग क्या है, उस एसे में क्या कहा गया है। बहुत बच्चे हैं जो कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो रट के एग्जाम तो दे देते हैं लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का सिर्फ इतना फ़र्क समझ लीजिए कि जब हमारे जो कि प्रधान देश थे, यानी जो डोमिनेटिंग पावर रखते थे, ऐसी कंट्रीज़ ने जब अपने छोटे देशों के ऊपर अपनी सत्ता को कायम किया, तो उन्होंने उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज और उनकी एजुकेशन को बदलने की कोशिश की। ठीक है? अब उस टाइम पे तो कोशिश कर ली, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो देश आज़ाद भी हुए। आज़ादी के बाद जब महसूस हुआ वहाँ की जनरेशन को कि भई ये तो बहुत गलत हो गया, हमारी लैंग्वेज भी बदल गई, हमारा कल्चर भी, हमारी एजुकेशन भी, तब उन्होंने फिर से अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के एसेस को लिखा, ताकि लोग समझें कि कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल मतलब पोस्ट कॉलोनियल का मतलब होता है कि वो लिटरेचर लिखना जब कॉलोनियल पीरियड गुजर गया, उसके बाद जो लिटरेचर लिखा गया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियल पीरियड का, इसके ऊपर जब एसेस लिखे गए तो उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन होमी के भाभा। जैसे अब होमी के भाभा ने ऐसे लिखा था द अदर क्वेश्चन डिस्कस इट्स मेन आइडियाज एंड सिग्निफिकेंस इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। आपको डिस्कस करना है इसके मुख्य आइडिया को, साथ ही इसकी महत्वता को बताना है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन करके पूछा जा सकता है, और जैसे मैंने सेकंड फॉर्मेट आपको दिया है उस तरह भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आप अगर दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आंसर आपको यही लिखना है जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे कि पूरे जितना भी हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन कभी कोई नहीं कराता है सिवाय हमारे हर घर इंग्लिश के। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएँ और आप एक अच्छा स्कोर अचीव करें। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हमेशा मैंने कहा कि जब भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की शुरुआत करें तो आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है? इससे आपका आंसर बहुत इन्फ्लुएंस्ड बनता है। द अदर क्वेश्चन स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। द अदर क्वेश्चन रूढ़िवादी डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि कॉलोनियलिज्म के पीरियड में किस तरीके से हमारे अंदर अंतर को पैदा किया गया। इज ए फेमस एसे बाय होमी के भाभा। ये फेमस ऐसे हैं होमी के भाभा के। तो जाहिर सी बात है द अदर क्वेश्चन स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन एंड द डिस्कोर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ये भी एक ऐसे है। तो इसमें क्या हो रहा था कि सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इन एसेस के थ्रू, और ये काफ़ी फेमस ऐसे हैं होमी के भाभा के। इनका मैंने वैसे मीनिंग बता दिया है अभी आपको। वन ऑफ द लीडिंग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट, इनमें से एक पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने इसको लीड किया। इन दिस essay, Bhabha examines how colonial powers created stereotypes about colonized people in order to justify their role. इस ऐसे में भाभा ने पूरी तरह एग्जामिन करके बताया कि कॉलोनियल पावर कितना ज़्यादा स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता को क्रिएट कर रही थी, क्योंकि उसे कॉलोनाइज्ड पीपल को अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलाना था और उसे अपने रूल को जस्टिफाई दिखाना था। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो लोग किसी देश के ऊपर कब्जा करते हैं तो वो ये नहीं कहते हमने तुम्हारे साथ गलत किया कि हमने कब्जा कर लिया, नहीं नहीं, वो लोग इस तरह से आपको समझाएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आप तो बड़ा ही नरकीय जीवन जी रहे थे, हम आए तुम्हारे देश में और हमने कब्जा किया, तो देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने क्या किया कि लिटरेचर को बदलने की कोशिश की उन कॉलोनाइज्ड पीपल ने, और अपने ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए, अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कॉलोनियल पावर को क्रिएट कर दिया। He argues that these stereotypes were not natural truth but political tools of domination. वे तर्क देते हैं कि ये स्टीरियोटाइप्स नहीं थे, बल्कि वो एक नेचुरल ट्रूथ था जो हम पहले से ज़िंदगी जी रहे थे। पॉलिटिकल टूल्स ऑफ डोमिनेशन को, यानी उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल टूल, राजनीतिक जो सत्ता थी उसको डोमिनेशन में बदल दिया। या अब भाई हम अपने देश में रह रहे हैं तो एकदम फ्रीली रह रहे हैं, किसी तरह कोई वो नहीं है हमारे ऊपर पाबंदी या
नॉट नेचुरल ट्रूथ बट पॉलिटिकल टूल्स ऑफ डोमिनेशन। वह तर्क देते हैं कि ये जो स्टीरियोटाइप्स केवल नेचुरल ट्रूथ नहीं थे बल्कि वो पॉलिटिकल टूल्स ऑफ डोमिनेशन था, जिसे उन्होंने क्या साबित कर रहे थे वो लोग कि अरे ये तो हम जो कर रहे हैं तुम्हारे साथ ये नेचुरल ट्रूथ है, सच वही है जो हम कर रहे हैं। यानी वो एजुकेशन बदल रहे थे, लैंग्वेज बदल रहे थे, हमारे कल्चर को बदल रहे थे। पॉलिटिकल टूल्स ऑफ डोमिनेशन था वो, ताकि उनकी राज सत्ता कायम हो सके। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर। यानी ये कॉन्सेप्ट है क्या अदर का? जैसे कि भाभा ने लिखा है तो इस कॉन्सेप्ट का कुछ तो मीनिंग होगा ना, जो उन्होंने लिखा है भाभा ने, होमी के भाभा जी ने जो लिखा है, तो इसका कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द अदर। Bhabha explains that colonial rulers describe the colonized as the other, different, inferior, uncivilized and backward. भाभा एक्सप्लेन करते हैं कि कॉलोनियल जो रूलर्स थे, यानी जितने भी सत्ताधारी लोग थे, वो सब डिस्क्राइब करते थे, बैठ करके व्याख्या देते थे, कहते थे कि कॉलोनाइज्ड एज द अदर, यानी तुम लोग तो एकदम दूसरे तरह के लोग हो, तुम हमसे अलग हो, तुम इंफीरियर हो, तुम अनसिविलाइज हो और तुम बैकवर्ड भी हो। तो वो ये अंतर भी बताते थे साथ में कि तुम हमसे अलग हो, तुम अदर हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो। ऐसा कौन बोल रहे थे? वो अंग्रेज लोग बोल रहे थे। कॉलोनियल रूलर्स हमेशा अंग्रेज ही रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हर देश पे कब्जा इन्हीं लोगों ने किया है। तो वो हमेशा दूसरे देश के लोगों को क्या बोलते थे कि तुम तो इंफीरियर हो, तुम हमसे डिफरेंट हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम बैकवर्ड हो। By presenting themselves as civilized and superior, the colonizers claimed that they had the right to govern and civilize the colonized people. और अपने को वो ऐसा प्रस्तुत करते थे कि जैसे कि वो बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत सुपीरियर हैं, बहुत कॉलोनाइजर्स हैं, और साथ ही उन्होंने जो भी किया, मतलब अगर आपके ऊपर वो सत्ता कायम कर रहे हैं अपनी, वो आपको गवर्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वो सिविलाइज्ड हैं, वो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर अपनी सत्ता को कायम किया है ताकि वो तुम्हें सिविलाइज्ड बना सकें। ये उनके तर्क होते थे जब वो किसी देश पे जाकर के कब्जा करते थे, तो वहाँ के लोगों को ऐसे समझाते थे। ये मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टीरियोटाइप एंड कॉलोनियल पावर। स्टीरियोटाइप और कॉलोनियल पावर क्या थी? स्टीरियोटाइप कहा जाता है रूढ़िबद्धता, और कॉलोनियल पावर तो आप जान ही गए होंगे, सत्ताधारी शक्ति। अकॉर्डिंग टू भाभा, स्टीरियोटाइप इज ए फिक्स्ड एंड सिंप्लीफाइड इमेज ऑफ ए ग्रुप। भाभा के अनुसार स्टीरियोटाइप एक अपने आप में फिक्स था, सिंपल था, और एक ग्रुप की ऐसी इमेज थी, यानी वो लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जिसकी इमेज बहुत ही सिंपल थी। वो भी उनको बोलते थे रूढ़िवादी हैं ये लोग, मतलब पुराने टाइप के लोग हैं, स्टीरियोटाइप हैं। Colonial discourse repeatedly portrayed the colonized as lazy, irrational और childlike. कॉलोनियल जो लोग थे वो हम लोगों को, यानी कि जो सीधे साधे लोग थे, उनको बार बार ऐसा उनका चित्र प्रस्तुत करते थे जैसे कि लोग बहुत लेजी हैं, बहुत आलसी हैं, बहुत इरिटेटिंग हैं, और बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। यानी इनके अंदर तो बिल्कुल अकल है ही नहीं, ये लोग स्टीरियोटाइप हैं, रूढ़िबद्धता के साथ में चल रहे हैं, और तुम नए ज़माने के साथ नहीं कदम मिलाना चाहते हो, तुम बच्चों जैसे हो, तुम इरिटेटिंग हो, इस टाइप से करके उनको जलील करते थे। These repeated images helped maintain colonial authority. वो बार-बार इसलिए ऐसी इमेज को रिपीट करते थे ताकि उन्हें मदद मिल सके अपनी कॉलोनियल अथॉरिटी को जमाने में, यानी उसको मेंटेन करने में। समझ गए ना आप? कि अपने रूलर, अब जो उनके जो रूलर थे, यानी कि जो उनके सत्ताधारी लोग थे, वो अपनी कॉलोनियल अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए बार-बार ऐसी इमेज प्रस्तुत करते थे समाज के सामने कि तुम लोग एकदम लेजी हो, इरिटेशनल और चाइल्ड लाइक हो। Bhabha argues that stereotypes are unstable because they require constant repetition to appear to revealing the insecurity of colonial power. आगे चल करके भाभा ने यहाँ पर ये तर्क दिया कि किस तरह स्टीरियोटाइप जो लोग थे वो थोड़ा अनस्टेबल जरूर थे, कि मतलब अपनी रूढ़ियों के ऊपर कायम नहीं रह पाए। उन्होंने फिर क्या किया? कांस्टेंट और रिपीटेशन टू अपीयर ट्रू, वो बार बार कोशिश तो करते थे सच को सामने लाने की, लेकिन जैसा कि करना चाहिए था वैसी रिक्वायरमेंट के थ्रू उन्होंने उस सच को सामने नहीं ला पाए, ना ही वो उतना रिवील कर पाए, बल्कि उनको अपनी इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील होने लगी कॉलोनियल पावर के सामने। मतलब वो भी हार गए, फिर बार बार वो कह रहे थे कि नहीं, हम अपनी जो है अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जो है जो हमारी एजुकेशन है उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें अनस्टेबल हो गई। कहाँ तो वो स्टीरियोटाइप्स थे पूरी तरीके से रूढ़िबद्ध थे, और कहाँ वो धीरे-धीरे उनको लगा कि नहीं भाई, हमारा ये सब नहीं मतलब माना जाएगा, ना ही हमें जो है उस तरीके से समझा जाएगा हमारी बातों को। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी सच को सामने लाने की, उतना वो नहीं कर पाए, और इसी वजह से अपने अंदर वो इनसिक्योरिटी फ़ील करने लगे, तो कॉलोनियल पावर फिर धीरे-धीरे हावी होती चली गई। ठीक है? ये था स्टीरियोटाइप कॉलोनियल पावर के बीच का डिफरेंस।
इम्पोर्टेंस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की अपनी खुद की महत्ता क्या है, ये हम देखेंगे। भाभाज एसेज शोज हाउ लिटरेचर एंड लैंग्वेज कैन स्प्रेड कॉलोनियल आइडियोलॉजीज। भाभा के ऐसे ने शो किया है, दिखाया है कि किस तरह लिटरेचर और लैंग्वेज फैलाए गए कॉलोनियल आइडियोलॉजीज के साथ। इट इनकरेजेस रीडर्स टू क्वेश्चन स्टीरियोटाइप्स, चैलेंज कल्चरल प्रिजुडिस एंड अंडरस्टैंड हाउ आइडेंटिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये बढ़ावा दिया है पढ़ने वालों को क्वेश्चन स्टीरियोटाइप्स को। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर इनकरेज किया गया है उन रीडर्स को जो कि क्वेश्चन उठा रहे थे कि स्टीरियोटाइप के ऊपर। चैलेंज कल्चर प्रिजुडिस, उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया फिर उस कल्चरल प्रिजुडिस को, एंड उसे समझने की कोशिश की कि कैसे अपनी आइडेंटिटी को सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो भाभा ने इस एस्से के थ्रू सही मायनों में उन लोगों का साथ दिया जो स्टीरियोटाइप कहला रहे थे कॉलोनियल जो पावर थी उसके सामने। तो भाभा ये तो समझाने में सफल रहे कि इन्होंने कॉलोनियल आइडियोलॉजीज को ही हमारी लैंग्वेज, हमारी एजुकेशन में पूरी तरह मिक्स कर दिया है। लेकिन फिर भी वो अपने रीडर को इनकरेज करते हैं क्वेश्चन उठाने के लिए स्टेरियोटाइप्स लोगों को, खास तौर से कि आप चैलेंज दीजिए उस कल्चर को, अगर वो आपके अपने कल्चर को आपके कल्चर में मिक्स कर रहे हैं। आप समझिए कि कैसे आपकी जो पहचान है उसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। His ideas have greatly influenced post-colonial criticism and cultural studies. उनके आइडियाज़ को बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस्ड किया जा रहा था पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म एंड कल्चरल स्टडीज़ में। तो जो उनके आइडियाज़ थे वो बहुत ही प्रभावी रूप से और बड़े पैमाने पर लोगों को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे, उसे इन्फ्लुएंस्ड कर रहे थे। किसको? पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म को, जो उस ज़माने में लिख रहे थे लोग पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, और कल्चरल स्टडीज़ को। तो इस तरह की जो उन्होंने ये ऐसे लिखा, इससे जो रीडर्स थे, जो पढ़ने वाले थे या जो राइटर्स थे, वो सभी प्रभावित हुए कि हाँ, ये बात तो सही है कि हम लोग तो बहुत पिछड़ जाएँगे अगर हमने अपनी अब एक आइडेंटिटी को नहीं पहचाना, अपने उस कल्चर को नहीं सँभाल के रखा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये लोग अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज, अपनी एजुकेशन मिक्स कर देंगे हमारे यहाँ, तो फिर हम अपनी पुरानी पहचान को खो बैठेंगे। कॉन्क्लूज़न की बात कर लेते हैं। The other question is a landmark essay because it reveals how colonialism used stereotypes to control people and shape identities. द अदर क्वेश्चन एक लैंडमार्क ऐसे है क्योंकि ये रिवील करता है कि किस तरह कॉलोनियलिज्म ने स्टीरियोटाइप को कंट्रोल किया। सोचो कि कॉलोनियलिज्म ने क्या किया। स्टीरियोटाइप्स जो लोग थे जो अपनी रूढ़िबद्धता के साथ में जिंदा रहना चाहते थे, अपने कल्चर को संभाल के रखना चाहते थे, उन्हीं लोगों को कंट्रोल किया और उनकी आइडेंटिटीज को किस तरह शेप दे दी। भाभा's theory teaches that colonial authority is never completely secure. भाभा की एक जो थ्योरी थी उसने सिखाया कि किस तरह कॉलोनियल अथॉरिटी ने हमेशा पूरी तरीके से सुरक्षित रूप में तो वो कभी भी नहीं रहे। यानी कॉलोनियल अथॉरिटीज नेवर कंप्लीटली सिक्योर, पूरी तरह वो सुरक्षित तो नहीं रहे, डर हमेशा उनको बना ही रहता था। किससे डर बना रहता था? एज स्टीरियोटाइप्स कंटेन कॉन्ट्रडिक्शंस दैट कैन बी चैलेंज्ड। अब इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाती हूँ। भाभा's theory teaches that colonial authorities never completely secure, as a stereotypes contain contradictions that can be challenged. भाभा की ये थ्योरी हमें सिखाती है कि किस तरह कॉलोनियल अथॉरिटी कभी भी कंप्लीटली सिक्योर फील नहीं कर पाई, क्योंकि जो रूढ़िबद्ध लोग थे, जो स्टीरियोटाइप्स लोग थे, वो हमेशा विरोध में खड़े रहे और वो उनका विरोध कभी भी कर सकते हैं। तो ये सारा डर हमेशा कॉलोनियल पावर को रहा। The essay remains essential for understanding power, identity, representation, and resistance in post-colonial literature. ये ऐसे बहुत ज़रूरी है इस अंडरस्टैंडिंग पावर को समझने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए और अपनी बची कुची जो हमारी रेजिस्टेंस है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में, अपने पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की रेजिस्टेंस को समझने के लिए। तो ये ऐसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी खुद की पावर को समझना, अपनी आइडेंटिटी को समझना, अपने रिप्रेजेंटेशन को समझना और अपनी रेजिस्टेंसी को समझना पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर। ये था आज आपका एस्से द अदर क्वेश्चन, रिटन बाय भाभा। ओके, होमी के भाभा, फुल नेम इज। मैं समझती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा ऐसे समझ में आ गया होगा। बहुत ही टफ होते हैं ये एसेस, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आसानी से कोई नहीं समझा पाता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसको ईज़िली समझें और समझ कर के जब आप लिख कर के आएँगे तो आपको याद भी रहेगा और ईज़िली आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँगे इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। चलिए,
अब इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप समझ सकते हैं हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें, थोड़ा मोटिवेट करिए हमें भी, ताकि हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएँ। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये एस्से कैसा लगा और ये एस्से क्या आपको समझ में आया है। ओके, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।